हेलो दोस्तों, आपका मन से सीखो चैनल में स्वागत है। मैं इस बार क्लास 10th के इम्पोर्टेंट नोट्स को लेकर आया हूँ। जो चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको मैं अच्छे से कराने वाला हूँ, जिससे आपको चैप्टर फर्स्ट का कोई भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो डिटेल में पढ़ाई नहीं करते हैं। तो डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और ध्यान से देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, जिससे जितने भी 10th के बच्चे हैं उन्हें पढ़ाई में मदद मिल जाए, जिससे 10th की जितना भी सिलेबस है वो मैथ्स का और साइंस का और भी सब्जेक्ट है जो मैं पूरा करा दूंगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और नहीं अगर सवाल समझ में आए, मेरा बताया हुआ नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। चलिए, आज का जो टॉपिक है रियल नंबर चैप्टर फर्स्ट, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। जितना भी इम्पोर्टेंट नोट्स है इसके बारे में। चलिए आइए, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर वो कौन से दो धनात्मक पूर्णांक हैं? ए और बी। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r मौजूद हैं, यानी विद्यमान हैं, कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर हो और b से छोटा हो। चलिए आइए समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स a मान लीजिए 45 है और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर्स b 10 है। ठीक, अगर हम 10 से 45 में अगर डिवाइड देते हैं तो 4 बार में लगाएंगे जो 45 से कम है, क्योंकि 10 के टेबल में 45 आएगा नहीं और रिमाइंडर 5 बच जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग इस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 45 इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे a जो है 45 है, b जो है 10 है और q जो है 4 है और r जो है 5 है। ध्यान दें कि जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू वो r से बड़ा होगा। r से क्या होगा? बड़ा होगा। r यहाँ 5 है और b यहाँ 10 है। जब भी आप डिवाइड दीजिएगा तो देखिएगा कि जो b होता है, b इसको बोलते हैं जिससे डिवाइड देते हैं। जिसमें डिवाइड दिया जाता है उसको a बोला जाता है। जो आंसर आता है उसको q बोलते हैं। q फॉर क्वोशंट होता है। क्वोशंट का मतलब भागफल। ठीक है, और जो बच जाता है उसको रिमाइंडर यानी r बोलते हैं। रिमाइंडर, शेषफल बोला जाता है हिंदी में। ये वीडियो बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी है और सीबीएसई के लिए, बट मेरा कंटेंट हिंदी में है तो ये बिहार बोर्ड के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस कंडीशन को आप लोग समझ गए होंगे। तो जब भी दो धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो उसमें
हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे q और r एक पूर्ण संख्या होगा। तो यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया होगा कि कैसे यूज़ करते हैं हम लोग। चलिए आइए अगला पॉइंट समझते हैं कि इसमें क्या है। अगला पॉइंट हम लोग समझेंगे एल्गोरिथम किसको कहते हैं। एल्गोरिथम जो है सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, यानी ये एक स्टेप होता है जो पहले से ही परिभाषित किया हुआ है। स्टेप का सीरीज होता है, जैसे स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, डॉट डॉट डॉट, इस तरह ये स्टेप चला जाएगा। और ये एल्गोरिथम क्या करता है कि ये एक समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। एल्गोरिथम को एक समस्या रहेगा, उसको हल करने की प्रक्रिया प्रोसेस बताएगा कि कैसे हल करें। चलिए आगे समझते हैं कि शब्द जो एल्गोरिथम था वो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है। वास्तव में शब्द अलजेब्रा भी इन्हीं की लिखी पुस्तक हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया है। ये अलजेब्रा शब्द और एल्गोरिथम दोनों इन्हीं की किताबें हैं। गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी, मोहम्मद, पूरा नाम मोहम्मद इन मूसा अल ख्वारिज़मी है। अब एक और टर्म्स है, ये था तो एल्गोरिथम, ये एक चरण है यानी स्टेप है, जो स्टेपों का एक सीरीज है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। प्रमेयिका क्या होता है? तो ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग होता है। इसको ये सिद्ध पहले ही से है। प्रमेयिका जो होगा वो सिद्ध पहले ही से रहता है। ये क्या करता है कि जो दूसरे स्टेटमेंट है उसको सिद्ध करने में प्रयोग इसका हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि प्रूफ करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग एक परिमेय का यूज करेंगे, अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम एक प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय का, जिससे ये एक सिद्ध हो जाएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और वो कौन सा प्रमेय है, तो वो हम प्रमेय दिखाते हैं। वो कौन सा है आपको, वो आपका प्रमेय है, एक मिनट रुक जाइए, वो प्रमेय ये है 1.3 प्रमेय है। जो इस प्रमेय का यूज हम लोग इन सवालों को सॉल्व करने में करते हैं। इन सवालों को हम लोग सॉल्व करने में करते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। और ये प्रमेय मैं अभी बताऊंगा, उससे पहले जो मैं बता रहा था वो समझ लीजिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या होता है। एल्गोरिथम एक स्टेप का सीरीज होता है जो कोई समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करता है। प्रमेयिका क्या होता है? ये एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और ये अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप लोग देखेंगे कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसी का यूज हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं। और ये दोनों इतने अंतर्निहित हैं, एक दूसरे में मिले हुए हैं, कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ही, इसी कारण से लाएगा कि दोनों
एक ही चीज़ है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की मदद से या प्रयोग कर HCF ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय एल्गोरिथ्म का बोलता है उपयोग करने के लिए, लेकिन हम इस एल्गोरिथ्म में ही क्या करते हैं कि प्रमेयिका का यूज करते हैं। इस एल्गोरिथ्म निकालने में ही हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करते हैं। कैसे? तो A बराबर BQ प्लस R से ही हम लोग HCF निकालते हैं। आगे ये मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, नहीं तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ, मेरे पहले वाले वीडियो को देख ले, पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्राय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये इम्पॉर्टेंट है। इस प्रमेय का भी यूज हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते हैं। जैसे क्या बोलता है ये? कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कि जो भाज्य संख्याएं होती है, मैंने बता दिया था कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। भाज्य संख्या, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। वैसी संख्या जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। फिर अभाज्य संख्या भी मैंने बता दिया है, वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, वो स्वयं एक और खुद हो। अगर नहीं अभी समझ में आया कि क्या किसको कहते हैं तो पिछले वाले वीडियो को देख ले, समझ में आ जाएगा। अब समझाते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए कोई भाज्य संख्या है 6 को हम लोग 2 × 3 का फॉर्म में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड 6 का निकालेंगे तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे तो 3 बार में लगेगा, तो हम 6 को 2 × 3 ले सकते हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 3, यानी दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है, और 3 भी अभाज्य संख्या है। ठीक, अभाज्य संख्या के रूप में ये क्या है? भाज्य संख्या। क्या किए हम लोग? भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। नॉर्मल समझना है तो कोई भी हम लोग भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अभाज्य संख्या का गुणनफल दिख जाए, समझ जाना वो भाज्य संख्या है। जहाँ आपको अभाज्य संख्या का गुणनफल दिख जाए, समझ जाना वो भाज्य संख्या है। तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। जो क्रम आ रहा है 2 के बाद 3 या फिर 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 आ जाए, तो इसके बिना वो अद्वितीय होगा, यानी 1 होगा। जैसे मान लीजिए 4 है, 4 को हम लोग 2 × 2 लिख सकते हैं। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक, और 2 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक,
चलिए, कह रहा था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। नॉर्मली आप लोग यही समझिएगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन 1.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 6, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बताते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, समझा रहे हैं अभी, रुक जाइए मिटा लेते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या, क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, क्यों है। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो इसको सॉल्व कराना बता दूंगा वो कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं कि ये प्रमेय क्या कहता है। ये प्रमेय कहता है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। जैसे मान लीजिए 5 एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को विभाजित करती है। a स्क्वायर का मतलब a मान लीजिए आपका 30 है, ठीक, a 30 है, ठीक। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा, ठीक। यानी 5 अगर 900 को डिवाइड कर रहा है, ये क्या है p एक अभाज्य संख्या है। याद रखिएगा p एक अभाज्य संख्या है और p अगर 900 को डिवाइड कर रही है यानी a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करे यानी 30 को भी डिवाइड करेगी। यही है ये प्रमेय कहने का मतलब कि अगर p एक अभाज्य संख्या दिया है और कोई a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक होगा। मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक 30 है और a स्क्वायर बराबर 900 है, तो 900 को 5 डिवाइड कर देगा। कितनी बार में करेगा, यहाँ पे करके बता देते हैं। एक बार में लगाएंगे 4 8 0, 180 बार में लग जाएगा, ठीक, 180 बार में लग जाएगा। तो आगे बताते हैं कि ये प्रमेय क्या कह रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रमेय समझ में आ गया होगा। फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका कि मान लीजिए p जो है अभाज्य संख्या, पता ही होगा किसको कहते हैं। मान लीजिए अभाज्य संख्या 3 ले लिए, a मान लीजिए आपका 9 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। यानी अगर 3 81 को डिवाइड करेगा यानी p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p जो है a को भी डिवाइड करेगा, यानी 3 जो है 9 को भी डिवाइड करेगा।
ज़रूरी है, देख लेते हैं कैसे करता है। तो यहाँ पे 3 से कटेगा कितनी बार में, 6 2 7, 7 बार में आता है 81 3 से, और यहाँ पे 3 3 बार में कट जाएगा। देखिए p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था और p a को भी डिवाइड करेगा, इसलिए ये प्रमेय हम लोग यूज़ करेंगे। अभी मैंने बताया था ये प्रमेय यूज़ किया जाता है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए, उसमें ये प्रमेय का यूज होता है। आगे हम समझेंगे कौन सा थ्योरम आने वाला है। आया 1.5 थ्योरम क्या कहता है, आइए समझते हैं। ये 1.5 थ्योरम जो है ये इम्पोर्टेंट है। 1.5 थ्योरम कहता है कि मान लीजिए कि x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत किसको कहते हैं, दशमलव प्रसार शांत किसका होता है, उसको बताने के लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है शांत दशमलव, एक हो सकता है अशांत दशमलव। ठीक है, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। इंग्लिश में इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसका एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल में वैसा डेसिमल जो डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वो जाके रुक जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसको बोलते हैं, यानी शांत दशमलव उसको बोला जाता है जो दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद डिजिट जो है रुक जाए। और नॉन टर्मिनेटिंग उसको बोलते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट करे, करते जाए। जैसे मान लीजिए 6 बार बार आएगा। ठीक है, ये कब कब होगा तो वो भी समझ लेते हैं कि ये ऐसा कब कब होता है और कैसा कब कब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप 7 क्या कहते हैं, एक मिनट रुक जाइए, मैं बता देता हूँ आपको कि इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा। जैसे मान लीजिए आप 1 से 3 में डिवाइड दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 से 3 में डिवाइड दे रहे हैं, तो 3 में डिवाइड देंगे तो क्या ये 1 को काट पाएगा, नहीं। तो 0 डेसिमल देना पड़ेगा, यहाँ 10 लगाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर डेसिमल के बाद 0 देंगे, फिर 3 आएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3, ऐसे बार बार रिपीट करते जाएगा, यानी 3 3 बार बार आते जाएगा। उसी तरह मान लीजिए आप 1 से 7 में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है देखते हैं। इसको कहेंगे या नहीं उसको हम देख लेते हैं। चलिए 1 को 7 में डिवाइड देके देखते हैं कि 7 से ये 1 कटता है, नहीं।
जीरो देके पॉइंट देंगे 1, फिर यहाँ पे 7 बार में लगाएंगे, फिर 3 आएगा, फिर 0, फिर 4, फिर 28, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग 0 देंगे, फिर यहाँ पे 2 बार में लगाएंगे, फिर यहाँ पे 6 बच जाएगा, फिर 8 बार में लगाएंगे, फिर यहाँ 4 बच जाएगा, फिर 0 देंगे, फिर लगाएंगे कितना, ये तो अलग अलग नंबर आते जा रहा है, यानी कि ये ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि जब ऐसा आ जाए कि नंबर्स ना सेम आए और ना ही वो रुक पाए, यानी अलग अलग डॉट अलग अलग नंबर आते रहे इनफाइनाइट तक, ना ही ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना ये टर्मिनेटिंग होगा और ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या इसको कहेंगे, तब इसको कहेंगे हम लोग, तब इस डेसिमल को कहते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग नंबर, डेसिमल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। तो समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। इसको एक और बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव, अशांत दशमलव। ठीक, यानी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ठीक, जो रिपीट ना करे, अलग अलग आते रहे। समझ में आ गया होगा। और शांत और अशांत किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा। अब मैं जो बताने जा रहा था वो ध्यान से देखिएगा, क्या बता रहा था, कहाँ आ गया। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए x कोई परिमेय संख्या है, x कोई क्या है, परिमेय संख्या है, तो हम लोग उसका अगर दशमलव प्रसार शांत है, जैसे मान लीजिए दशमलव प्रसार शांत के लिए कौन कौन सा हो सकता है, जैसे कि /, रेशनल नंबर ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि रेशनल नंबर कौन कौन है। जैसे मान लीजिए 3/8, 3/8 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन 0.375। ये टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव होगा, क्योंकि जीरो डेसिमल के बाद दशमलव के बाद डिजिट रुक जा रहा है, अंक रुक जा रहा है। तो जब ऐसा आ जाए कि कोई परिमेय संख्या x है मान लीजिए, और इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, तब क्या होगा कि x को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर ये दशमलव प्रसार शांत है तो इसको हम p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहअभाज्य है। अब मैंने सहअभाज्य बताना चाहूँगा कि सहअभाज्य किसको बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। वैसी संख्या, लिख लीजिएगा, वैसी संख्या जिसका मश 1 होता है उसको अभाज्य सहअभाज्य कहेंगे।
जैसे मान लीजिए 2 और 3 सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य अकेला कभी नहीं रहता है, ये युग्म में रहता है। युग्म में माना जाता है कि दो संख्या सहअभाज्य कहलाएंगी जब उन दोनों का मशा एक होगा। ठीक, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। उसी तरह और सोचिए 3, 5, बहुत सारा नंबर है। चलिए आगे समझते हैं। तब हम लोग उसको पी बाई क्यू, पी और क्यू सहअभाज्य है तथा क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप का होगा, जहाँ n और m कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कोई अऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक नहीं है, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं कि जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे Q का अभाज्य गुणनखंड क्या कहना चाह रहा है मैं बताऊंगा। जैसे हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं, 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 × 2 यानी कि 3 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। तो इसको हमको 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो ऊपर भी हमको 5 का पावर 3 के रूप में लिखना पड़ेगा, जिससे इसका उल्लंघन नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। क्योंकि 5/3 अगर ऊपर नीचे लिखेंगे तो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा यही सेम, फिर से यही आ जाएगा। लेकिन अगर ये लिखते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, देखिए अगर मान लीजिए ये लिखते तो कन्वर्ट हो जाता किस में, जैसे अगर ये लिखते तो ऊपर में हो जाता 3 और 5 का क्यूब होता है 125, और ये हो जाता दोनों 10 का पावर 3, यानी 10 पे 3 जीरो होता, और 125 में 3 से गुना करते तो कितना आता 375 आ जाता। कितना आता 375, और नीचे कितना हो जाता 1000, और पॉइंट में कितना आता 0.75। नहीं समझ में आता है तो समझ लीजिए जितना नीचे जीरो उतना अंक के पहले डेसिमल आएगा। जितना नीचे जीरो 1, 2, 3 अंक के पहले डेसिमल दे दिए। अगर मान लीजिए ऐसे रहता और नीचे 2 जीरो रहता तो 2 जीरो है यानी 2 डिजिट के पहले, यानी 2 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। आंसर में क्या आता है 0.27। ठीक है, तो मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर कोई x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q सहअभाज्य होगा तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m × 3 का पावर रूप का होगा। यहाँ पे 2 का पावर m और 5 का पावर m के रूप का था। ठीक है, लिख दिए, इसको रूप में लाना पड़ेगा, तब जाके हम उसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। चलिए आइए आगे समझते हैं। ये क्या कह रहा है, ये प्रमेय कह रहा है क्या कि मान लीजिए कि x p/q के रूप का है, जहाँ p और q असहभाज्य है। असहभाज्य का मतलब समझिएगा, यानी सहभाज्य नहीं है। एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q का जो है रूप वो 2 का पावर n और 5 का रूप का है, जहाँ n और m और मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर मान लीजिए आपको ऐसा नंबर दिया है, जैसे मान लीजिए कि 7 है और यहाँ पे नीचे में इस रूप का दिया हुआ है, तब यानी मानिए 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तब हम कह सकते हैं कि ये शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव
होगा, क्यू होगा, क्यू की पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 5 के रूप का है, वो 2 का पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। इसी कारण से ये शांत दशमलव होगा। जब भी आप लोग देखिएगा कि q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होगा या नहीं भी होगा, अगर उसको हम ला सकते हैं तो वो शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हम ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको दिया है ऐसे कोई नंबर, जैसे मान लीजिए दिया है 23 और 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, तो ये भी शांत होगा। ठीक, और मान लीजिए दिया है आपका 6/15 दिया है, मान लीजिए 6/15, तो क्या हम लोग 15 को लिख सकते हैं? 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो ये तो 2 और 5 के पावर 5 का पावर n के रूप का नहीं है, ये 2 का पावर n इंटू 5 के पावर m रूप का नहीं है। तब ये इस कंडीशन में आप लोग सोचेंगे कि ये शांत नहीं है, अशांत है। नहीं, यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि ऊपर वाला नीचे से कट रहा है या नहीं। यहाँ 3 से 6 जो होता है 2 बार में कट रहा है, इसी कारण से यहाँ पे अब आएगा 2/5। ठीक, और 5 जब आ जाए तो समझ जाइए, नीचे में अगर 2 आ जाए या 5 आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, तो समझिएगा कि वो शांत दशमलव होगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से बता दूंगा अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो। चलिए आगे समझते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। मान लीजिए 2 कैसी संख्या है? परिमेय है, और √3 एक अपरिमेय है। तो दोनों का योग, यानी योग का मतलब होता है जोड़, अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या, और दोनों परिमेय और अपरिमेय का अंतर, परिमेय और अपरिमेय का अंतर अपरिमेय ही आता है। या फिर वो परिमेय या और अपरिमेय का योग हो या अंतर हो, क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक, याद रखिएगा। फिर अगला क्या है कि कह रहा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। मान लीजिए 3 एक शून्येतर परिमेय संख्या है, शून्येतर का मतलब जो जीरो ना हो, और एक अपरिमेय संख्या √3 है, इसका गुणनफल करो या भागफल करो। ये मैंने भागफल किया है, भागफल भी क्या आएगा? एक अपरिमेय संख्या आएगा। ठीक, और गुणनफल भी एक अपरिमेय संख्या ही आने वाला है। अपरिमेय संख्या। ठीक, ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। एक लास्ट पॉइंट और बचा है, वो समझ लेते हैं। ये लास्ट है, अशांत अनावर्ती कब होगा? यानी कि ना ही परिमेय होगा और ना ही परिमेय नहीं होगा, यानी अपरिमेय होगा। ठीक है, परिमेय ना होके क्या होगा? अपरिमेय होगा। कब? जब x, मान लीजिए p/q एक परिमेय संख्या इस पर दिया है कि q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर इस रूप का नहीं होगा q का अभाज्य गुणनखंड, तो समझ जाइएगा कि x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। ठीक, अशांत आवर्ती यानी अशांत दशमलव, अशांत दशमलव यानी रिपीट करने वाला, बता चुके हैं, अशांत आवर्ती। ठीक, चलिए
आगे अब समझते हैं। जैसे मान लीजिए बताते हैं 129/2 का पावर 2 इंटू 5 के पावर 7 इंटू के पावर 5 है। तो इसमें देखिए ये 7 का पावर 5 129 को काट पाएगा नहीं, तो ये तो इसके साथ रहेगा ही। जब इसके साथ रहेगा तब समझ जाना कि इस रूप का नहीं है। यहाँ जो मैंने बताया है ये रूप इस रूप का ये नहीं है। इसी कारण से ये जो होगा अशांत 2 और 5 तो है ही, 2 और 5 तो हैं ही, लेकिन यहाँ पे ये 7 भी आ गया तो समझ जाना ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं कि मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कि 15/1600 है। तो 1600 का तो हम गुणनखंड निकाले हुए नहीं है, तो इसका गुणनखंड निकालेंगे 2 800 2 400 2 200 2 100 2 50। ठीक, उसके बाद 2 से 25, फिर 5 से 5 बार में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 2 का पावर 6 इंटू 5 कितनी बार आया है, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 2 बार आया है। तो हम लोग देखिए 5 2 बार आया है, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये किस फॉर्म में आया, तो 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का आ गया। इसी कारण से यह अशांत आवर्ती ना होके क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती ये नहीं है, ये है शांत दशमलव। ओके दोस्तों, अब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और मेरे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, जिससे 10th के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। चलिए अगली वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा, साइंस की वीडियो, और मैथ का जो क्वेश्चन बच गया था उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंप्लीट कराऊंगा 1.2 1.3 1.4, और पूरा बुक मैं ख़त्म कराऊंगा। तो ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लिया करें। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।